नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें बाय द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 13 अप्रैल और दिन है बुधवार का। आज का कोट है वर्ल्डली वाइज में गॉड हैज़ नो रिलीजन बाय M.K. गांधी, दैट इज़ मोहनदास करमचंद गांधी। गॉड हैज़ नो रिलीजन, आज यही वाला कोट क्यों डाला गया है पेपर में? क्योंकि आज के जो भी एडिटोरियल्स है उसमें काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि ये मोस्टली 2 या 3 एडिटोरियल इस बारे में है जिस प्रकार से कर्नाटका में बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क रही है हिजाब के ऊपर और मीट बैन के ऊपर। उसके बाद JNU में हिंसा हो रही है ओवर कावेरी हॉस्टल में जो मीट परोसा गया उसके ऊपर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गॉड का कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर ये चीज़ कर रहे हो, हिंसा भड़का रहे हो, तो वो सबसे गलत है, क्योंकि भगवान का सिर्फ एक ही रिलीजन है, वो है इंसानियत, और आपको उससे अबाइड करना चाहिए इन द नेम ऑफ गॉड। आप चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल की ओर। आज का आर्टिकल है पहला, अ कॉन्स्टेंट सिमर। जो कॉन्स्टेंटली एक धीमे धीमे आग भड़क रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। किस चीज़ की आग भड़क रही है? वायलेंस की आग क्यों भड़क रही है? क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट किया जा रहा है ओवर द नेम ऑफ गॉड, रिलीजन, मीट, वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म। और ऐसा भी नहीं कि कोई इंडिविजुअल एंटिटी है, एक ग्रुप ऐसा कर रहा हो। अगर स्टेट इस हिंसा को भड़काएगा तब कोई भी नहीं है इस हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि अगर कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो इन हिंसा को तूल दे रही है, तो स्टेट का काम होता है उन हिंसाओं को ख़त्म करना, उन चीज़ों के दोनों पार्टीज़ के बीच में सुलह कराना। लेकिन अगर स्टेट ये वाला काम कर रहा है तो इसके आगे और कुछ बुरा नहीं हो सकता है। इस आर्टिकल में जो एडिटर है वो ये बात करते हैं कि जिस प्रकार से हमने देखा है कि 2014 के बाद जब से भी बीजेपी का रूल आया है तब से ये धर्म के नाम पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा भड़क रही है। जैसे कि JNU में हुआ था, अभी बीजेपी रूल कर्नाटका में हो रहा है। उसके अलावा दूसरी बाबरी मस्जिद केस के टाइम पर हुआ था, राम मंदिर के टाइम पर हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से हिंसा और ज़्यादा भड़क रही है। इंस्टेड स्टेट को ये करना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली लोगों के बीच में एक सौहार्द का भाव बनाए, मतलब लोगों के बीच में हार्मनी मेंटेन करे, रादर देन दिस वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन चीज़ों के नाम पर हिंसा को भड़काना। सबसे ज़्यादा वेज नॉन वेज का ही अभी केस चल रहा है, क्योंकि इस नवरात्रि में एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे स्टेट्स में कहीं पर मेयर ने, कहीं पर चीफ मिनिस्टर ने इसके ऊपर बहुत गंदी पॉलिटिक्स को खेला है। ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी रूल कर्नाटका है उसके अंदर भी जहाँ पर ये सेम सिमरिंग हो रही है और कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट हो रही है ओवर द हिजाब, द मुस्लिम ट्रेडर्स इन टेम्पल एरिया। आई होप आपको ये वाली बात पता होगी। क्या हुआ था कि जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि मंदिर के बाद जो रेडी लगाते हैं, फूल बेचते हैं, माला बेचते हैं, वो भी अगर कोई मुस्लिम ट्रेडर्स हैं तो उन सबको हटा देना चाहिए वहाँ से, और वहाँ पर सिर्फ हिंदू ट्रेडर्स काम करेंगे। दूसरी हलाल मीट पर है। हलाल मीट और झटका 2 टाइप के मीट होते हैं। हलाल मतलब एक बार में उसको नहीं काटते हैं, जबकि धीरे धीरे उस एनिमल को काटा जाता है, उसकी गर्दन को काटा जाता है, जिससे उसे बहुत दुख भी पहुंचता है, बहुत दर्द की अनुभूति होती है। तो इस पर भी बैन लगाया गया था। तो अब क्या हो रहा है, वहाँ की खुद की जो बीजेपी की पूरी सभा है इन द कर्नाटका, उसी के अंदर अब 2 ग्रुप्स डिवाइड हो गए। एक जो चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई का, और एक BS येदियुरप्पा का, जो पुराने चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब येदियुरप्पा जी ये कहते हैं बोम्मई जी को कि आप ये डिविजिव पॉलिटिक्स खेलना बंद कीजिए, और स्टेट में बहुत सारे दूसरे काम हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कर्नाटका जैसे हम जानते हैं बेंगलोर टेक हब होता है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें, उसको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना है, कैसे वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आना है, उस पर ध्यान दीजिए, रादर देन दिस डिविजिव पॉलिटिक्स। क्योंकि आपका ये काम नहीं है कि आप लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, आपका ये काम है कि आप लोगों के सेंटिमेंट्स को हील करें, लोगों के बीच में हार्मनी पहुंचाएं। बहुत आसान होता है डिविजिव पॉलिटिक्स खेलना, लेकिन मॉरल पॉलिटिक्स यही है कि आप लोगों को एक दूसरे के पास लेकर आएँ, आप लोगों को एक दूसरे से जोड़ें, ना कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग करें। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूक्रेन एंड बियॉन्ड। यूक्रेन एंड बियॉन्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी लास्टली 2+2 मीटिंग चल रही है बिटवीन
इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स 2+2 मीटिंग अभी 2-3 साल पहले ये बायलेटरल डायलॉग्स चालू हुए हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो क्या होता है इसके अंदर, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं दोनों कंट्रीज़ के, नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडन जी, उनके साथ ही साथ जो डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, राजनाथ जी और एस जयशंकर जी, और वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन जी और एक और, उन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। अभी मीटिंग किस बारे में हुई है, अब सबसे पहले वो दोनों की तो मीटिंग हो ही रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड डिफेंस, लेकिन उसके पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रधानमंत्री बाइडेन जी, उन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है रिगार्डिंग यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसमें, कि वो कहते हैं जिस प्रकार से यूएस की तरह अबाइड नहीं किया गया, यूएस के सैंक्शंस को भी ध्यान नहीं रखा गया और हम क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं रशिया से, तो वो एम्फेसाइज करते हैं कि एटलीस्ट अगर आप क्रूड ऑयल परचेस करना बंद नहीं कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रशिया से बढ़ाइए मत। क्यों हम बढ़ा सकते हैं रशिया से इंपोर्ट, क्योंकि रशिया हमें बहुत ज़्यादा हेवीली सब्सिडाइज्ड फ्यूल दे रहा है, लेकिन हम तब भी सिर्फ 2 से 5% फ्यूल रशिया से खरीदते हैं, बाकी सारा हम दूसरी कंट्रीज से ही खरीदते हैं। तो जो बाइडन जी है वो ये कहते हैं कि आप कम से कम उनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट मत कीजिए और ज़्यादा उन्हें पैसे मत दीजिए बाय गिविंग ऑल द फ्यूल एंड अदर गैसोलीन स्टफ टू रशिया, कि आप सारा इंपोर्ट वहीं से करें। दूसरी चीज़ वो बात करते हैं कि किस प्रकार से रीजनल सिक्योरिटी और पीस बनाया जा सकता है। इस बारे में अभी ये डायलॉग कंटिन्यू होगा आज, और ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इसके बारे में बात चलती रहेगी अब 2 से 3 दिन। लेकिन वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मानते भी हैं कि जिस प्रकार से अपने इंडिया ने बहुत ही अच्छा स्टैंड रखा अपना, ऐसा नहीं था कि वो इनडिसिसिव था कि हम क्या करें, रशिया के साइड जाएं या यूक्रेन के साइड। हमने जैसे कि कहा है कि हम यूएन चार्टर से अबाइड करते हैं और इंटरनेशनल लॉ से अबाइड करते हैं, और हम कंडेम करते हैं कि जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उन्हें, और हम यूक्रेन के सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि कोई भी दूसरी कंट्री आके, भले ही वो रशिया हो हमारी फ्रेंड हो, अगर किसी भी दूसरी सोवरेन कंट्री के ऊपर इन्वेड करे। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया। और इंडिया और यूएस के डिफरेंसेस जो हैं यूरोपियन सिक्योरिटी पे, वो काफ़ी ज़्यादा एक इस बार की बायलेटरल मीटिंग का एक बड़ा सा हिस्सा रहेंगे कि किस प्रकार से यूरोप की सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए, किस प्रकार से यूरोप की सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा सकता है। अब इंडिया एक बहुत बड़ा की रोल पार्ट करेगा इसमें। क्यों की रोल इसके अंदर इंडिया का रहेगा? क्योंकि यूरोप की सिक्योरिटी 2 चीज़ों से, एक रशिया से, एक चाइना से। चाइना से क्यों? क्योंकि चाइना खुद यूएस का ही एक एक एलाई नहीं, अब एक दुश्मन सा या एक कोल्ड वॉर सा चाइना और यूएस के बीच चल रहा है। और इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू कंटेन बोथ चाइना एंड रशिया इन द इंडो पैसिफिक। तो इसलिए इंडिया को एकदम से ऐसा भी नहीं है कि काटसा एक्ट के अंदर वो सैंक्शन कर देंगे यूएस, क्योंकि यूएस भी समझता है कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। वो अपने इकलौते पार्टनर जो इंडो पैसिफिक में उसे भी खो देंगे, जो उनके इकलौते सिक्योरिटी के हिसाब से रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है। उनके पार्टनर ऑस्ट्रेलिया भी है, पर उनकी जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, नेवी है, वो इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है जितनी इंडिया की है। पहले उनका एक और पार्टनर पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार से हम जानते हैं कि पाकिस्तान और यूएस के टाइज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो यूएस हैज़ नो अदर ऑप्शन देन रिलाइंग ऑन इंडिया फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट आर्टिकल है, हम यहाँ पर देखेंगे कि रजत कथुरिया और ईशा सूरी जी ने लिखा है द क्वालिटी ऑफ प्रिवेसी। बहुत ज़्यादा काम का आर्टिकल नहीं है, लेकिन जीएस पेपर 3 के अंदर ये काम आ सकता है अंडर द साइबर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। अब यहाँ पर क्यों कहा जाता है क्वालिटी ऑफ प्रिवेसी? देखिए क्या हुआ है, इन्होंने मेनली फेसबुक के ऊपर एम्फेसाइज किया है कि जिस प्रकार से 2004 के आसपास फेसबुक चालू हुआ था, वो सभी से पूछता था कि आपके कंटेंट आपका कंटेंट जो है प्राइवेट कंटेंट है वो हम रखें या ना रखें, उसकी परमिशंस लेता था, जो आजकल फेसबुक ने परमिशन लेना बंद कर दिए। इंस्टेड व्हाट्सएप पे तो ये फीचर भी आ गया है कि अगर आप अपने प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर फेसबुक के साथ शेयर नहीं करते हैं तो आप
व्हाट्सएप को यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी है फॉर द ह्यूमन प्राइवेसी एंड राइट टू प्रिवेसी। अब ये चीज़ अभी टॉपिक इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि जो गूगल जो एप्पल है, एप्पल ने एक नया सिस्टम निकाला है। उस नए सिस्टम के अंदर ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी का फीचर है। उस नए ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी के अंदर क्या है कि जो भी ऐप्स है, जितने भी ऐप्स है, थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, उनमें से कितने लोग कितनी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, इस चीज़ को पूरा ट्रैक करेगा एप्पल फॉर द प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स कस्टमर्स। तो इसको लेकर फेसबुक बहुत चिंता में है और फेसबुक खुद के ऊपर बात नहीं ले रहा है। फेसबुक कह रहा है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उन्हें हार्म होगा क्योंकि उनके पास डेटा नहीं रहेगा। वो बात अलग है कि वो ये चीज़ सिर्फ खुद के गोल्स को, एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, खुद के डेटा को रखने के लिए कह रहा है, बट वही कि स्केपगोट बना रहा है वो छोटे बिजनेसेस को। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्हें एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देने की, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि वो ध्यान दे कि किस प्रकार से राइट टू प्रिवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को भी मेंटेन किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि एक और एप्लीकेशन है डक, ये जो है ये सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पर 0% कुकीज़ को वो रखते हैं। कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ी सी वो रह जाती है कंपनी के पास। तो डक का ऐसा है कि वो कुकीज़ बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। आपने जो सर्च किया है वो आप तक ही है, वो किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की और ज़्यादा चीज़ें होना चाहिए। और फेसबुक जो अपनी रीब्रांडिंग कर रहा है मेटा के नाम से, लेकिन हरकतें उनकी बिल्कुल भी बदली नहीं है। अभी भी वो सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स की है वो रखते हैं, स्टोर करते हैं, और उसका कुछ भी यूज़ हो सकता है। ऑफकोर्स उसका ये यूज़ तो होता ही है कि फेसबुक के अंदर ज़्यादा स्क्रॉलिंग होती है, जो लोग जिस प्रकार की चीज़ें सर्च करते हैं वो उसी प्रकार की चीज़ों को और भेजता जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिससे यूज़र्स का तो टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका तो दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन फेसबुक का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उन्हीं के इंटरफेस पर सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं अभी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और इंटरनेशनल, नॉट जस्ट द नेशनल बट इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आकर इस पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट इज not an equalizer. The CUET will increase the pressure on students and teachers set back by pandemic. तो इसमें ये कहा गया है कि CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है वो ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइन करने की बात अभी चल रही है, और उसमें जो रीजनल बुक्स होती हैं वगैरह, जो रीजनल स्टडी करते हैं बच्चे, और उनके हिसाब से CUET होती थी, अब उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज बुक उसके अंदर रखने की बात कही है कि जितने भी टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको NCERT से अबाइड करना होगा, ताकि जो एक पेपर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बने और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी थिंकिंग इंटरनेशनल लेवल की हो। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखने की बात है कि अभी पैंडेमिक हिट जो वर्ल्ड और इंडिया है, जिसमें 2 साल से बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है ठीक से, वो किस प्रकार से अगर कोई रीजनल स्टूडेंट है तो स्विच कर पाएगा एकदम से NCERT के करिकुलम और सिलेबस पर। मानती हैं जो अनामिका जी जो राइटर हैं, एडिटर हैं, वो मानती हैं इस चीज़ को कि ऑलमोस्ट 65 to 70% सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन जो बचा हुआ सिलेबस है जिसमें अभी टीचर्स भी नहीं है पढ़ाने के लिए ठीक से क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, किस प्रकार से उस सिलेबस को पूरा का पूरा NCERT में तब्दील किया जाएगा इतनी जल्दी, ये उनकी कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट इज वंस अपॉन अ कर्नाटका। इसमें जो जानकी नैयर जी हैं वो पोइट कुवेम्पू क्या होते थे? ये एक कर्नाटका के पहले के पोइट थे जिनको मतलब काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, नॉट जस्ट इन कर्नाटका बट इन द होल कंट्री। और वो एक चीज़ को एम्फेसाइज करते थे जस्ट लाइक महात्मा गांधी की द वर्ल्ड एंड द कंट्री दैट इज़ इंडिया इज़ अ गार्डन ऑफ पीस। और जिस प्रकार से अभी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर डिविजिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ओवर हलाल मीट, सेकेंड इज हिजाब, थर्ड इज जो डिविजिव पॉलिटिक्स हैं वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन की है, चौथी है कि टेम्पल्स के सामने से मुस्लिम ट्रेडर्स को हटाना। तो ये जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल अगेंस्ट है ये जो क्यूवेम्पू करके एक पोएट थे उनके और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स जो होते हैं वो मीट खा रहे हैं
या वो ही सिर्फ हलाल मीट खा रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ मेल्स 75% ऑफ मेल्स एंड 70% ऑफ फीमेल्स इन इंडिया आर कंज्यूमिंग वन और अदर फॉर्म ऑफ मीट। तो अगर आप ये डिविजिव पॉलिटिक्स खेलोगे जस्ट इन द नेम ऑफ सम रिलीजन दैट इज मस्लिम, तो मस्लिम रिलीजन के अगेंस्ट ही खेलोगे, तो इससे कोई सौहार्द नहीं बढ़ेगा कंट्री में, और बहुत ज़्यादा डिविजिबिलिटी आ जाएगी कंट्री में, बहुत डिवीजन आ जाएगा बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। जबकि ऐसा कहती हैं कि जो दूसरी कम्युनिटी है जैसे क्रिश्चियन या ट्राइबल कम्युनिटी, वो भी कई प्रकार का मीट कंज्यूम करती है, लेकिन आप सिर्फ अगर मुस्लिम पर टारगेट करोगे जो एक माइनॉरिटी है, तो ये स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र है ये सिर्फ यंग पीपल का विजनरी नहीं बन सकता है, हमें बनना होगा एक सोवरेन नेशन, ठीक है, और हमें देनी होगी सबको राइट टू प्रोफेस देयर रिलीजन, और एक्चुअली हमें नहीं देना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड ही किया है हमें, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर इन पावर वी कैन नॉट लेट एनीवंस राइट और कर्ब एनीवंस राइट टू प्रोफेस देयर रिलीजन और टू ईट what they want to eat. We cannot curb it. Everyone has the right to eat whatever they want to eat. Next is Rajapaksa's Reckoning. इसके अंदर जो एडिटर हैं पाइकीसोथी सर्ववनमुत्तु, ये कहते हैं कि जिस प्रकार से श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं जो गोतबाया राजापक्सा जी हैं, और उनके रेन में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सारे प्रकार के क्राइसिस आ चुके हैं श्रीलंका के अंदर, तो अब जो जनता है वहाँ की वो चाहती कि प्रेसिडेंट और उनकी पूरी फैमिली, जिस प्रकार से हम जानते हैं वो उनके भाई राजापक्सा जी, उनके बेटे जवाई सारे के सारे मिलकर ही पूरी कंट्री को चला रहे हैं। इट्स अ डायनेस्टिक डेमोक्रेटिक रूल, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक रूल। डेमोक्रेटिक है लेकिन ऐसा नहीं है तब भी कि दूसरे भी मिनिस्टर्स हैं, कुछ होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टरशिप, डिफेंस मिनिस्ट्री, सब कुछ उन्हीं की फैमिली के कंट्रोल में है। और उसके जो खराब सी पॉलिसीज़ हैं उनके चलते कंट्री जो है एकदम अपने नीज पर आ गई है। वहाँ पर इतना सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है, 13 से 14 घंटे तक बिजली नहीं रहती है, 800 रुपये लीटर मिल्क मिल रहा है, 400-500 रुपये लीटर किलो गेहूँ मिल रहा है। तो जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है, तो इस चीज़ को किस प्रकार से हम कर्ब कर सकते हैं ये तो देखना ही होगा। लेकिन साथ ही साथ वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के जो सिविलियंस है वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि राजापक्सा जो फैमिली है उन्हें सबसे पहले निकाला जाए, और जो व्यक्ति वहाँ के लिए सक्सेसफुली एडमिनिस्टर करेगा कंट्री को, वहाँ के लिए जो एक्चुअल सक्सेसर हो सकता है उन्हें गद्दी पर बिठाना चाहिए रादर देन दिस डायनेस्टिक रूल। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से अलग अलग चीज़ें कर दी है, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरी चीज़ें हैं कि वहाँ पर फ्यूल का प्राइस इतना बढ़ गया है, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एकदम से रूल ले आया गया, फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से फार्मर्स इतने डिस्ट्रेस में हैं कि जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था फूड में, उन्हें वीट और राइस तक इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है, ताकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, गैसोलीन वगैरह जो वहाँ पर नहीं है, जिसके लिए डॉलर्स होते हैं, उसमें नहीं, जबकि जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फूड के लिए अगर आपको डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जबकि आप सेल्फ सफिशिएंट थे पहले से। तो ऑथर यही कहते हैं कि श्रीलंका को बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है बिफोर इट टर्न्स बैंकरप्ट, और उनके पास कुछ भी ना रह जाए। क्योंकि ऐसा जैसे कि वहाँ की जनता जानती है और कहती है कि सारा का सारा जो देश का पैसा था वो राजापक्सा फैमिली ने हड़प लिया है, मनी लॉन्ड्रिंग कर लिया है। उनके एक मिनिस्टर को तो ये भी कहा जाता है 10% मिनिस्टर। 10% मिनिस्टर मतलब वो हर एक प्रोजेक्ट पर 10% कमीशन मांगते थे। तो इस प्रकार की जो मैल प्रैक्टिसेस की वजह से श्रीलंका की ये हालत हुई है, उन सबको ठीक करने का अब जिम्मा हमें वापस से एक बार गलती करके राजापक्सा फैमिली को नहीं देना चाहिए, जबकि कोई एक ज़्यादा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सक्सेसर हो उसे देना चाहिए। नेक्स्ट इज द कल्चर फ्रंट बाय हार्पिंग ऑन कैंसिलिंग ऑफ रशियन आर्टिस्ट पटिन बोरोज फ्रॉम वेस्ट प्लेबुक। ये बहुत ज़्यादा ऐसे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काम का आर्टिकल नहीं है। इसके अंदर बस ये कहा गया है कि जिस प्रकार से जो वेस्टर्न कंट्रीज है, एक बहुत पुरानी सभ्यता जो रशियन सभ्यता है,
उसे कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रही है। तो जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने भी अपनी मीटिंग में ये कहा है कि जितने भी मेजर कल्चरल फिगर्स हैं उन सबको हम अपनी कंट्री के अंदर ही रखेंगे, हम भी अपना कल्चर जो है बाहर नहीं जाने देंगे। और जब से यूक्रेन को इन्वेड किया है रशिया ने, रशिया कहते हैं कि जितने भी कल्चरल फिगर ने अपनी वॉइस को सपोर्ट किया है वॉर के लिए, उनको हम रिवॉर्ड करेंगे, और जिनने भी वॉर के अगेंस्ट किया है उन्हें हम पनिश करेंगे और उनकी वॉइस को सप्रेस कर दिया जाएगा। तो ये जो कल्चरल फ्रंट है, ऐसा विनीत जी कहते हैं कि ये कैंसिलिंग है रशियन आर्टिस्ट की और रशियन डेमोक्रेसी की। वैसे तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी माना भी नहीं जाता है रशिया को। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप लिसनिंग टू आज की ताज़ा खबर बाय आई क्वांटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।